टू पार्टिकल ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट, दो पार्टिकल रेस्ट पे हैं, मूव टुवर्ड ईच अदर अंडर द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट एन इंस्टेंस व्हेन द स्पीड ऑफ ए इज v एंड द स्पीड ऑफ b इज 3v, द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो एफ नेट एक्सटर्नल क्या है? एफ नेट एक्सटर्नल है 0। अगर एफ नेट एक्सटर्नल 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 होगी, तो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि फोर्स नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन of a solid sphere of mass m and radius r about its own axis to the ratio of gyration of thin hollow sphere of same mass and same radius। तो इसमें रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन k इक्वल टू होता है √I/m। इसमें अगर देखें तो मास और रेडियस दोनों का सेम है, तो मास तो सेम हो गया, तो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √I, तो k1/k2 क्या आ जाएगा? k1/k2 इक्वल टू √I1/I2, यहाँ के ना। और I1 क्या होगा? I1 होगा सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। और K2 किसके लिए? K2 होगा थिन हॉलो स्फेयर के लिए। हॉलो स्फेयर होता है 2/3 mr², तो mr² से mr कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इधर आ जाएगा √3/5। इसे हम लिख सकते हैं √3 रेशियो √5, और यही हमारा आंसर आ जाएगा, √3 रेशियो √5, ऑप्शन नंबर डी। A constant torque of 100 Newton meter turns a wheel of moment of inertia 300 kg meter square about an axis passing through its center. Starting from rest, its angular velocity after 3 seconds is। तो हमें दे रखा है टॉर्क इक्वल टू है 100 न्यूटन मीटर, और इनर्शिया कितना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया 300 kg मीटर स्क्वायर, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब है ओमेगा इनिशियल इक्वल टू 0, और टी इक्वल टू हमें दे रखा है, और निकालना क्या है? ओमेगा फाइनल निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हम मोशन लगाएं तो ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा इंटू टी। ओमेगा फाइनल हमें निकालना है, तो ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल कितना होता है? टॉर्क हमें दे रखा है, टॉर्क कितना है? टाउ इक्वल टू 100 न्यूटन, और टाउ इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ से अगर अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा टाउ अपॉन आई, और टाउ है 100 न्यूटन और आई है 300, तो 300 0 से 0 कट जाएगा। अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 1/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आ जाएगा ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा इंटू टी। तो ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल 0 है, प्लस अल्फ़ा 1/3 इंटू 3, टाइम है 3, तो 3 से 3 कट गया, तो ओमेगा फाइनल इक्वल टू आ गया 1 रेडियन पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ से। 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg
and 20 kg respectively are connected to two end of a rigid rod of length 10 meter with negligible mass. The distance of center of mass of the system from 10 kg. हमारे पास दो मास हमें दे रखे हैं, पहले का मास है 10 kg और दूसरा है 20 kg, और एक थिन रॉड से कनेक्टेड है जिसका मास है 0। हमें निकालना है जो 10 kg वाला मास है वहाँ से सेंटर ऑफ मास कितनी दूर होगा। तो मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, तो ये इसे मान लेते हैं x। तो x सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसे मान लेते हैं x सेंटर ऑफ मास, और ये पॉइंट हो गया 0,0। तो 0,0 से x सेंटर ऑफ मास कहाँ से होगा, तो x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है सेंटर ऑफ मास का फार्मूला। तो x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आ जाएगा m1 है 10 और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है 0, तो 0 प्लस m2 है 20 और इसका पोजीशन है ये लेंथ टोटल, और लेंथ हमें दे रखी है 10 मीटर है, तो इधर हो गया 10 अपॉन m1 है 10 और m2 है 20, तो यहाँ से आ जाएगा 200 अपॉन 30, तो 0 से 0 गया, तो इधर आ गया 20/3 मीटर, और यही हमारा आंसर आ जाएगा 20/3, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। The ratio of the radius of gyration of a thin uniform disk about an axis passing through its center and normal to its plane to the radius of gyration of disk about the diameter। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा कि एक डिस्क है हमारे पास जिसका इस वाली एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, ये अगर मान लेते हैं अगर ये डिस्क का प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम मान लेते हैं I1 और इसके अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन मान लेते हैं K1, और दूसरी अगर लें तो इसका एक ये वाला डायमीटर हो गया, इस डायमीटर के अबाउट मान लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और रेडियस ऑफ गायरेशन I2 मान लेते हैं इसे, और रेडियस ऑफ गायरेशन K2 मान लेते हैं। तो पहले इसके लिए लिखते हैं, तो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है K इक्वल टू √I/m, तो मास तो दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √I, तो यहाँ से K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √I1, तो K1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √I1 क्या होगा, I1 होता है इस वाली एक्सिस के हिसाब से तो mr²/2, अरे यहाँ के ना इसे बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब अगर इसके लिए अगर हम निकालेंगे I2, तो I2 कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं ये दोनों परपेंडिकुलर डायमीटर हैं, ये सेंटर है, और सेंटर जो अंदर एक्सिस जाती है, मतलब इस अगर ये प्लेन है इसका और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस, इस परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²/2, तो और इसके अबाउट 2 है। तो अगर हम यहाँ से बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखें, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस एक प्लेन में हो गई, और इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कितना I2, तो I2 प्लस I2 ये तो एक प्लेन में हो गई, और फिर एक प्लेन के जो परपेंडिकुलर है वो अंदर की तरफ है, तो और अंदर की तरफ जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से यहाँ से आ जाएगा I2 प्लस I2 इक्वल टू I1, तो I2 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से I1/2, अरे यहाँ के ना, तो अगर हम यहाँ से K2 निकालेंगे तो K2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √1/2 इंटू I1, तो I1 कितना है mr²/2, इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2 करेंगे
तो इधर आ जाएगा K1 अपॉन K2 इक्वल टू अंडर रूट K1 कितना है mr² बाई टू इंटू और K2 किसके प्रोपोर्शनल है इसके, तो इधर आ जाएगा 1 इंटू mr², ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 2, तो mr² से mr² कट गया, 2 से 1 2 कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा K1 रेशियो K2 इक्वल टू √2 रेशियो 1, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो √2 रेशियो 1 ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम हैविंग लीनियर मोमेंटम 3 kg मीटर पर सेकेंड इन टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो हमें क्या दे रखा है कि मास दे रखा है m इक्वल टू 5 ग्राम। 5 ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलेंगे तो 5 इंटू 10⁻³ kg, अरे हाँ कि ना, और p इक्वल टू में दे रखा है 0.3 kg मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी दे रखा है टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड। तो p इक्वल टू क्या होता है, p इक्वल टू होता है m इंटू वी। p हमें दे रखा है 0.3, मास दे रखा है 5 इंटू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से v इक्वल टू मिल गया हमें 0.3 अपॉन 5 इंटू 10⁻³। तो ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वेलोसिटी मिल गई हमें यहाँ से 3/5। वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगी 3/5 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी मिल गई, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इक्वल होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, अरे यहाँ के ना, तो वेलोसिटी है 3/5 इंटू 10⁻², तो वेलोसिटी और टाइम हमें दे रखा है 5 सेकेंड, तो 5 से 5 कट गया, तो डिस्टेंस आ गई 300 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। The angular speed of a flywheel moving with uniform angular acceleration changes from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 सेकेंड। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमें निकालना है। हमें क्या दे रखा है, ओमेगा इनिशियल दे रखा है। ओमेगा इनिशियल है 1200 आरपीएम और ओमेगा फाइनल कितना है 3120 आरपीएम, और टाइम हमें दे रखा है 16 सेकेंड, और अल्फ़ा इक्वल टू हमें निकालना है। तो अगर हम इसे आरपीएम को रेडियन पर सेकेंड में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, 2π/60 का मल्टीप्लाई करके, तो 1200 इंटू 2π/60 रेडियन पर सेकेंड, तो 60, तो 1 0 से 1 0, 6 2 जा 12, तो 20 2 जा 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। उसी तरह से अगर ओमेगा फाइनल को हम लिखेंगे तो 3120 इंटू 2π/60, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 5 जा 30 और 1 6 2 जा 12, तो इधर आ गया 104 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो अगर हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या आएगा, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा इंटू टी। ओमेगा फाइनल हमने अभी निकाला है कितना 104 पाई, तो 104 पाई इक्वल टू 40 पाई प्लस अल्फ़ा इंटू टी कितना है 16, तो यहाँ से 16 अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा 104 पाई माइनस 40 पाई
तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 104 में से 40 गया तो इधर 4 और 6 अपॉन 16, तो इधर आ गया अल्फ़ा इक्वल टू 4 और एक पाई भी है, तो 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। An energy of 484 joule is spent in increasing speed of a wheel from 60 rpm to 360 rpm. The moment of inertia हमें निकालना है। क्वेश्चन में दे रखा एनर्जी दे रखी है, तो एनर्जी इक्वल टू क्या है 484 जूल और ओमेगा इनिशियल 60 rpm, ओमेगा फाइनल 360 rpm और निकालना क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालना है। हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो वर्क वाई, अगर हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो वाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या आएगा, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अरे यहाँ की ना, इसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो वर्क डन कितना होगा, जितनी एनर्जी स्पेंड हुई, जितनी एनर्जी स्पेंड हुई वही वर्क डन आ जाएगा, तो वर्क डन आ जाएगा 484, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 484 इक्वल टू 1/2 आई कॉमन मिल जाएगा 1/2 आई, तो इधर बचेगा ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, और ये जो ओमेगा इनिशियल है वो रेडियन पर सेकंड में आएगा, डालना पड़ेगा यहाँ पे, तो क्योंकि सब कुछ एसआई यूनिट में चल रहा है तो ओमेगा भी एसआई यूनिट में डालना पड़ेगा, तो इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 2π/60, आरपीएम से रेडियन पर सेकंड में जब कन्वर्ट करते हैं तो 2π/60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 60 से 60, तो इधर आ गया 2π रेडियन पर सेकंड, और इसे करेंगे तो आ जाएगा 360 इंटू 2π/60, तो 6 से 36, तो इधर आ जाएगा 12 पाई रेडियन पर सेकेंड, तो इधर 484 इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा फाइनल कितना है 12 पाई, तो 12 पाई का स्क्वायर 144 पाई स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल है 2 पाई, तो 2 पाई का स्क्वायर 2 2 जब 4 पाई स्क्वायर, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 484 पाई इक्वल टू 1/2 आई, इधर आ जाएगा 140 पाई स्क्वायर। अगर हम यहाँ से आई की वैल्यू निकालना चाहें तो आई इक्वल टू आ जाएगा 484 इंटू 2 अपॉन 140 पाई स्क्वायर, तो 2 से काटेंगे तो इधर आ जाएगा 70 और 7 छंगा 42 कितने 6, तो इसे काटेंगे तो आ जाएगा 7 छंगा 42 और इधर बचे 6, 7 नेम 63, तो आई इक्वल टू क्या आ गया, आई इक्वल टू आ गया 69 अपॉन 10 इंटू पाई स्क्वायर, तो इसे इधर सॉल्व करते हैं तो आई इक्वल टू क्या आ गया 69 अपॉन 10 इंटू पाई स्क्वायर, तो 69 अपॉन 10 इंटू पाई होता है 3.14 और इसका स्क्वायर करेंगे तो नियरली 10 के बराबर आ जाता है, पाई स्क्वायर इक्वल टू नियरली 10 के बराबर होता है, तो इधर आ जाएगा 0.69,
ये अप्रोक्स आंसर है, क्योंकि अभी हमने पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्स 10 रखी है, तो ये भी अप्रोक्स ही आएगा। तो अप्रोक्स 0.69, तो ऑप्शन नंबर बी इसके पास में है थोड़ा। A uniform rod of length 200 meter and mass 500 gram is balanced on a base placed at 40 centimeter mark. Mass of 2 kg is suspended from the rod at 20 centimeter. Another unknown mass m is suspended from the rod at 160 centimeter mark as shown in the figure. Find the value of m such that rod is in equilibrium. तो हमें मास की वैल्यू निकालनी है, इस तरह से निकालनी है कि रॉड इक्विलिब्रियम में हो। अगर रॉड इक्विलिब्रियम में होगी तो इसका मतलब है इस पर जो टॉर्क होगा, नेट टॉर्क, वो 0 होगा, और फोर्स जो होगा, नेट फोर्स इक्वल टू वो भी 0 होगा। अरे हाँ कि ना। तो जितना ये मास है, जितना नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा उतना ही ये हिंज जो है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा देगा और फोर्स बैलेंस हो जाएगा। लेकिन टॉर्क बैलेंस कैसे करेंगे? टॉर्क देखते हैं कैसे करेंगे। तो टॉर्क के लिए पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। तो नीचे की तरफ लगेगा mg और इधर लगेगा 2 × g। ये हिंज पॉइंट है। इसका मास मान लेते हैं m1 और इसका मास मान लेते हैं m2। ये जो रॉड का मास है इस पॉइंट से इधर वाला, तो m1 और इधर वाला m2। तो m1 कैसे निकालेंगे? m1 इक्वल टू, m1 की लेंथ कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक 40, तो 40 अपॉन टोटल लेंथ है 200, तो 200 इंटू टोटल मास है 500 ग्राम। इधर आ जाएगा 0 से 2 0, 2 2 जा 4, 20 पंचे 100 ग्राम। इसे हम लिख सकते हैं 0.1 kg। अरे हाँ कि ना। और उसी तरह m2 कैसे लिखेंगे? m2 लिखेंगे m2 की लेंथ अपॉन टोटल लेंथ इंटू टोटल मास। तो m2 की लेंथ, टोटल लेंथ है 200 और 40 यहाँ तक है, तो इधर आ जाएगा 200 - 40 मतलब 160 अपॉन टोटल लेंथ है 200, तो 200 इंटू टोटल मास है 500। तो 2 0 से 2 0 कट गए, 2 8 जा, इधर आ गया 8 5 जा 40, तो 400 ग्राम। 400 ग्राम को अगर केजी में बदलेंगे तो 0.4 kg। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 40, और ये यहाँ पे 20 है। तो इस रॉड का अगर सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो बिल्कुल सेंटर में आएगा। तो सेंटर है 20 सेंटीमीटर पे यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा 20 पे। और यहाँ तो एक नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा m1 × g। अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 - 40 मतलब 160 और 160 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं 80 सेंटीमीटर पे आएगा। तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर 80 सेंटीमीटर कहीं बीच में आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा m2 × g। अरे यहाँ के ना। तो अब देखते हैं इसका टॉर्क बैलेंस करेंगे। 2 kg टॉर्क लगाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कैसे लिखेंगे? तो 2g इंटू एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मान ले रहे हैं, तो 2g पॉजिटिव टॉर्क लगाएगा 2g इंटू 2g की लेंथ कितनी है? ये 40 है, 20 है, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 20/100 प्लस। अब जो इस रॉड का मास है जो m1 पे यहाँ पे लग रहा है, इसकी वजह से टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। तो उसे लिखेंगे हम m1 × g इंटू इसकी परपेंडिकुलर लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, तो 20/100। ये तो हो गई एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब m2 जो है वो इस डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा और m1 जो m मास है वो भी इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो इन दोनों के वजह से जो टॉर्क आएगी वो निगेटिव आएगी, तो
m2 की वजह से हम टॉर्क लिखेंगे m2g इंटू m2 की लेंथ, ये लेंथ कितनी थी, ये लेंथ थी 200 माइनस 40 160 और ये थी 80, यहाँ से लेकर यहाँ तक 80, तो 80 डिवाइडेड बाई 100 प्लस mg इंटू mg की लेंथ कितनी है, यहाँ पे 160 है और ये है 40, तो 160 माइनस 40 120, तो 120 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0। ये नेट टॉर्क हमने 0 कर दिया है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0 से 0 गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और ये 0 से 0, तो इधर आ जाएगा 2 2 जा 4g बाई 10 प्लस 2m1 इंटू जी बाई 10। अब इस वाले टर्म को इधर लिए जा रहे हैं, तो इधर आ जाएगा m2g 8 m2g बाई 10 प्लस 12 mg बाई 10, तो 10 10 10 और 10 कट गया, g और g भी चला गया, तो इधर बचा 4 प्लस 2 इंटू m1 की वैल्यू है 0.1 इक्वल टू 8 इंटू m2 की वैल्यू है 0.4 प्लस 12m, तो यहाँ से आ गया 4.2 इक्वल टू 8 4 जा 3.2 प्लस 12m, तो यहाँ से अगर m की वैल्यू हम निकालेंगे तो m आ जाएगा 4.2 माइनस 3.2 अपॉन 12, तो m इक्वल टू 1 अपॉन 12 kg। वन अपॉन 12 kg, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। From a circular ring of mass m and radius r, an arc corresponding to a 90-degree sector is removed. The remaining moment of inertia of the moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passing through the center of ring and perpendicular to the plane is k times mr square. Then the value of k. क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक रिंग है हमारे पास और रिंग का 90 डिग्री पोर्शन जो है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला जो सेक्टर है, ये वाला पोर्शन है, इसका हटा दिया गया है, और तो जितना ये पोर्शन बचा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। मतलब अगर ये रिंग है, इस प्लेन में अगर रिंग है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालें रिमेनिंग पार्ट का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम निकालेंगे रिमेनिंग पार्ट का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू पूरी जो रिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट रिंग माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्टर, जो ये सेक्टर हमने निकाल दिया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कंप्लीट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr स्क्वायर, अरे यहाँ के ना, माइनस, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1/4 mr स्क्वायर, अरे यहाँ की ना 1/4 तो पोर्शन है ना रिंग का, तो 1/4 आ जाएगा, तो इधर आएगा 3/4 mr स्क्वायर, और इसमें बोला जा रहा है कि k टाइम्स mr स्क्वायर, और इधर आ रहा है 3/4 टाइम्स mr स्क्वायर, तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, k इक्वल टू आ गया 3/4, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 2 पार्टिकल ऑफ मास 5 kg 10 kg respectively are attached to the two end of a rigid rod of length 1 meter with negligible mass, center of mass of the system from 5 kg।
क्वेश्चन में हमारे पास है कि एक मास है 5 kg, दूसरा है 10 kg और एक थिन रिजिड रॉड से कनेक्टेड है, और इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है हमें यहाँ से 5 kg से। तो इसे 0,0 मान लेते हैं और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं हम x, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास हो गया। तो x सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अरे हाँ कि ना, तो m1 है 5 kg और इसकी पोजीशन कहाँ पे 0,0 पे, तो 0 प्लस m2 है 10 और इसकी पोजीशन है ये, तो ये टोटल लेंथ हमें दे रखा है 1 मीटर। तो 1 अपॉन टोटल मास कितना है, टोटल मास है 5 प्लस 10, तो यहाँ से आ जाएगा 10 अपॉन 15। इसे काटेंगे तो आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 2/3 मीटर। अब अगर इसे सेंटीमीटर में करेंगे तो 2/3 इंटू 100, तो इधर आ जाएगा 2 इंटू 33.3, तो 66.6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 67 सेंटीमीटर अप्रोक्स। Three identical spheres, each of mass m, are placed at the corners of a right angle triangle with the mutually perpendicular equal sides 2 meter. Taking point of intersection of two mutually perpendicular sides as origin, find the position vector of center of mass. क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमारे पास 3 मास हैं, एक मास यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। तो इन तीनों मास का और ओरिजिन है यहाँ पे, इन तीनों मास का जो है सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट देखें, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2j कैप। अरे हाँ कि ना, क्योंकि ये बाई एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस वाला टर्म 0 आ जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट हैं 2j कैप। अगर इसका देखें तो ये एक्स एक्सिस पे है तो ये आ जाएगा 2i कैप, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, तो वो तो 0,0 ही रहेगा। तो अगर हम x सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, x सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। अरे हाँ कि ना, और नीचे की तरफ आ जाएगा m1 m2 प्लस m3। तो m1 कितना है, m1 है m, और x1 कितना है, इसे मान लेते हैं 1, इसे मान लिया 2 और इसे 3। तो m1 x1 का पोजीशन वेक्टर है 2j कैप, तो 2j कैप प्लस m2 का मास है m और पोजीशन वेक्टर है 0 प्लस m, और इधर आ गया 2i कैप, और नीचे आ जाएगा m प्लस m, तो ऊपर की तरफ आ जाएगा 2mj कैप प्लस 2mi कैप, और नीचे आ गया 3m। यहाँ से अगर 2m कॉमन ले लेंगे तो 2m अपॉन 3m i कैप प्लस j कैप, तो m से m कट गया, बच गया 2/3 i कैप प्लस j कैप। तो एक सेंटर मास आ गया 2/3 i कैप प्लस j कैप, ऑप्शन नंबर सी। The angular speed of a wheel of a vehicle is increased from 360 rpm to 1200 rpm in 14 सेकेंड, और अल्फ़ा हमें निकालना है। क्वेश्चन में दे क्या रखा है, एंगुलर स्पीड दे रखी है, तो ओमेगा इनिशियल इक्वल टू है 360 rpm, ओमेगा फाइनल हमें दे रखा है 1200 rpm, और टाइम भी दे रखा है t इक्वल टू 14 सेकेंड, और निकालना क्या है अल्फ़ा। तो इसे अगर हम SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे रेडियन पर सेकेंड में, तो 2π/60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 360 इंटू 2π/60 रेडियन पर सेकेंड, तो 60 से काटेंगे ये 6 टाइम, तो 6 2 जा 12 पाई रेडियन पर सेकेंड। उसी तरह से इसे करेंगे तो
1200 इंटू 2π/60, तो ये काटेंगे 6 2 जा 20 और इधर आ जाए 20 2 जा 40, तो ये आ गया 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। अल्फ़ा निकालना है, तो अगर हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन हम मोशन लगाएं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा इंटू टी। ओमेगा फाइनल है 40 पाई इक्वल टू ओमेगा इनिशियल 12 पाई प्लस अल्फ़ा निकालना है, टाइम की वैल्यू दे रखी है 14, तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 40 पाई माइनस 12 पाई अपॉन 14। अरे हाँ कि ना, तो 40 पाई में इधर आ जाएगा 28 पाई अपॉन 14, 14 2 जा 28, तो अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। टू पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। फाइंड द टॉर्क निकालना है अबाउट द ओरिजिन व्हेन द फोर्स 3J कैप एक्ट ऑन ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2K कैप। हमें क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है F इक्वल टू 3J कैप और R वेक्टर दे रखा है कितना 2K कैप, और निकालना क्या है टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल टू होता है R क्रॉस F। अरे हाँ कि ना, तो R क्या है 2K कैप क्रॉस 3J कैप, तो यहाँ से आ जाएगा 2 3 जा 6 K कैप क्रॉस J कैप, तो इधर आ जाएगा। अब इसे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, इस एक सर्कल होता है जिससे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। इसमें इधर होता है I कैप J कैप और K कैप। अगर हम I क्रॉस J करेंगे मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव आएगा। कैसे देखते हैं, I क्रॉस J करेंगे, I क्रॉस J, I से J की तरफ मतलब क्लॉकवाइज चल रहे तो पॉजिटिव आएगा क्या, K कैप। अगर J क्रॉस K करेंगे तो आएगा I कैप, वो भी पॉजिटिव का। लेकिन अगर K क्रॉस J करेंगे तो आएगा I लेकिन नेगेटिव का, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो यहाँ पे K क्रॉस J मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आएगा नेगेटिव माइनस, और K क्रॉस J कर रहे तो आएगा आंसर I, तो I कैप, और ये 6 तो 6 है ये, तो टॉर्क यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6 I कैप, और इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। A solid cylinder of mass 2 kg and radius 50 cm rolls up an inclined plane of angle of inclination 30 degree. The center of mass of the cylinder has speed 4 meter per second. The distance traveled by the cylinder on the inclined surface will be. तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, मास इक्वल टू 2 kg दे रखा है और रेडियस इक्वल टू है 0.5 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और थीटा इक्वल टू हमें दे रखा है 30 डिग्री, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। और हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो बॉल क्या सॉलिड सिलेंडर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब जाएगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मान लेते हैं वो x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये हमें x निकालना है। तो अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ पर और यहाँ पर एनर्जी अगर कंजर्व करें तो एनर्जी इनिशियल इक्वल टू एनर्जी फाइनल। अरे हाँ कि ना, तो इनिशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल, ये काइनेटिक नहीं पोटेंशियल एनर्जी, को काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अरे हाँ कि ना,
तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दो तरह की होगी। एक तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, जो यहाँ से यहाँ तक सीधा जा रहा है उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, प्लस और ये जो है वो घूमते हुए जा रहा है तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस यू, यहाँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इधर इनिशियल यू इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम इसे रिफरेंस मान लें, रिफरेंस, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हम जीरो मान सकते हैं, तो यहाँ पे जीरो हो गई, इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है v इक्वल टू जीरो हो जाती है। इसमें दिया नहीं गया बट मानना पड़ेगा ये, तभी इस क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो आ जाएगी, तो ये जीरो प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mg/h। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हाफ मास कितना है, मास है 2 kg, तो 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है 4, तो 4 इंटू 4 प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इक्वल टू mr²/2। तो I इक्वल टू मास हमें दे रखा है 2 kg और रेडियस है 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5/2। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 0.25 kg/m²। ठीक है, तो इधर हम डाल देंगे 0.25 और ओमेगा इक्वल टू होता है B/r। B कौन सा, B सेंटर ऑफ मास, तो B सेंटर ऑफ मास हमें 4 दे रखा है और रेडियस है 0.5, तो पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10, तो 5 8 जा रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा स्क्वायर मतलब 8 8 64, तो यहाँ से इतना आ गया। m है 2, g 10 और h हमें निकाल लें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 और 2 से काटेंगे तो इधर आएगा 32, 25 चौको 100, 4 से काटेंगे तो इधर आएगा 8, तो इधर आ गया 8, इधर आ गया 20 h। तो यहाँ से h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 और 8 24/20, तो इधर आ जाएगा 0.12 मीटर। ये हाइट की वैल्यू हमें मिल गई 0.2 मीटर। तो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा h/x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आएगा h/sin थीटा। h हमने निकाला है 0.12 अपॉन साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 0.24 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। A disc of radius 2 meter, mass 100 kg, rolls on a horizontal plane. Its center of mass has speed 20 centimeter per second. How much work is needed to stop it? तो क्या दे रखा है, मास दे रखा है m इक्वल टू 2 kg और रेडियस दे रखा है 2 मीटर। तो मास हमें दे रखा है 100 kg, तो मास आ गया 100 kg और रेडियस है 2 मीटर। इनिशियल स्पीड u इक्वल टू क्या है, u है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसे मीटर में बदलेंगे तो
2 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड हमें मिल गई, और ये बोला जा रहा है कि इसे स्टॉप करना है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 0। अरे हाँ कि ना। तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो वर्क डन इक्वल टू होता है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अरे हाँ कि ना। और फाइनली बॉडी स्टॉप हो रही है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 आ जाएगा। तो अगर हम वर्क डन का मॉड निकालें तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और बॉडी क्या रोल कर रही है, तो रोल कर रही है कुछ इस तरह से, एक तो ये रोल कर रही और आगे जा रही, तो इसमें दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी। पहली काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से वर्क इक्वल टू आ जाएगा हाफ, मास हमें दे रखा है कितना 100 इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल हमें दे रखा है 0.2, तो 0.2 इंटू 0.2 प्लस हाफ I। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू होता है डिस्क का mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2। तो m हमें दे रखा है 100 और r कितना है, r है 2, तो 2 इंटू 2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कट गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 200, तो I इक्वल टू हो गया 200 इंटू ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू होता है ओमेगा इक्वल टू b सेंटर ऑफ मास बाई r। इनिशियल से वेलोसिटी क्या है सेंटर ऑफ मास की 0.2, तो इधर आ गया 0.2 अपॉन रेडियस है 2, तो ओमेगा इक्वल टू आ गया 0.1, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 0.1 इंटू 0.1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0, तो 100 से 100 गया, 2 से 2 गया, तो इधर आ जाएगा 1 प्लस इधर नीचे 100 आएगा। अगर ये 2 पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो इधर आ गया, इधर भी आ जाएगा 1, तो 1 और प्लस 1 यानी कि 2 जूल, मतलब इसे स्टॉप करने के लिए 2 जूल वर्क करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ से। अब पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, इट अटेन्स अ वेलोसिटी b0 मीटर पर सेकेंड इन nth राउंड, द एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी। क्वेश्चन में दे रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस दे रखा है r, इट और b इक्वल टू यानी कि फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v0, और अगर हम थीटा निकालें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसमें बोला जा रहा है कि n राउंड हो गए, n राउंड हो गए, इसका मतलब एक राउंड में होता है 2 पाई एंगल, और n राउंड हुए तो 2 पाई इंटू n एंगल, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 2n पाई, और हमें अल्फ़ा निकालना है। तो अगर हम ओमेगा इनिशियल निकालें, ओमेगा इनिशियल क्या होगा, अगर हम ओमेगा इनिशियल निकालें, ओमेगा इनिशियल क्या आएगा, ओमेगा इक्वल टू होता है b बाई आर, तो b इनिशियल अपॉन r, b इनिशियल क्या है 0, तो 0 बाई आर इक्वल टू 0, ओमेगा इनिशियल हमें 0 मिल गया, ओमेगा फाइनल, तो ओमेगा फाइनल आएगा b फाइनल बाई आर, v फाइनल है कितना v0 और अपॉन r, ओमेगा है। तो अगर हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन हम मोशन लगाएंगे तो क्या आएगा, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा, यही होता है ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ओमेगा फाइनल है b0 बाई आर का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल है 0 प्लस 2 अल्फ़ा इंटू थीटा, थीटा है 2n पाई, तो यहाँ से आ जाएगा b0 का स्क्वायर बाई आर
इक्वल टू 2 टू जा 4 एन पाई इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 एन पाई इंटू आर। तो बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 एन पाई आर, बी नॉट स्क्वायर 4 एन पाई आर, ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। A solid cylinder of mass 2 kg and a radius 4 cm is rotating about its axis at the rate of 3 rpm. The torque required to stop after 2 pi revolution. तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मास दे रखा है m इक्वल टू 2 kg, अरे यहाँ की ना, मास है 2 kg, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 0.04 मीटर। और ओमेगा क्या है, ओमेगा इनिशियल है 3 rpm, और इसे अगर हम रेडियन पर सेकंड में बदलेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 2 पाई बाई 60। 2 पाई बाई 60 का मल्टीप्लाई करते हैं आरपीएम में तो रेडियन पर सेकंड में हो जाता है, तो 3 टू जा 6 और इधर आ जाएगा पाई बाई 10 रेडियन पर सेकेंड। और इसे स्टॉप करना है तो फाइनल ओमेगा फाइनल क्या आ जाएगा, ओमेगा फाइनल 0 आ जाएगा, तभी तो स्टॉप होगा ना। और इसमें बोला जा रहा है 2 पाई रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 2 पाई है, तो अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा निकालना चाहें तो एक रेवोल्यूशन में होता है 2 पाई एंगल, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है 2 पाई, तो 2 पाई इंटू 2 पाई। तो यहाँ से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गया 2 टू जा 4 पाई स्क्वायर। तो हमें टॉर्क निकालना है, टॉर्क इक्वल टू होता है टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। तो अगर हमें आई हम निकाल लेंगे, अल्फ़ा अगर मिल जाए तो टॉर्क भी निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन हम मोशन यूज करेंगे, तो आ जाएगा ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू थीटा। ओमेगा फाइनल कितना है 0 इक्वल टू ओमेगा इनिशियल है पाई बाई 10, तो पाई बाई 10 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू थीटा, थीटा कितना है 4 पाई स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 4 टू जा 8 पाई स्क्वायर इंटू अल्फ़ा इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 100। तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 1/800, अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई 1/800। तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इंटू अल्फ़ा, और आई सॉलिड सिलेंडर का होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो इधर आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/800। तो मास कितना दे रखा है, मास है 2, रेडियस है 0.04, तो 0.04 इंटू 0.04 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/800। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10 टू द पावर 4, क्योंकि 2 डिजिट के बाद यहाँ पे लगा, 2 डिजिट के बाद यहाँ लगा, तो 2 2 4, तो 10 टू द पावर 4 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो टॉर्क इक्वल टू आ जाएगा 4 4 जा 16 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी इधर और थोड़ा और हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे 4 से काटेंगे, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, तो टॉर्क इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 4 और 2 6, तो माइनस का 6 न्यूटन मीटर। यही हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -6, तो ऑप्शन नंबर डी। द मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क निकालना है हमें। द मोमेंट ऑफ फोर्स F इक्वल टू 4 I कैप दिस अबाउट दिस। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, फोर्स हमें दे रखा है F इक्वल टू
4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। अरे यहाँ के ना फोर्स हमें दे रखा है और हमें मोमेंट ऑफ टॉर्क निकालना है। तो किस पॉइंट के अबाउट पॉइंट दिस, इस पॉइंट के अबाउट हमें निकालना है। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट निकालना तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया 2, -2, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। और फोर्स इस वाले पॉइंट पे लग रहा है, इसका कोऑर्डिनेट है 2, 0, -3 और इस पर फोर्स लग रहा हुआ किसी डायरेक्शन में F। ठीक है, तो हमें टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस F। अरे यहाँ के ना, तो R कैसे निकालेंगे, ये फाइनल कोऑर्डिनेट है, ये इनिशियल। तो R इक्वल टू आ जाएगा R फाइनल माइनस R इनिशियल। R फाइनल है 2i कैप माइनस, या फिर प्लस कर लें 0j कैप माइनस 3k कैप। ये तो फाइनल कोऑर्डिनेट हो गए, माइनस इनिशियल है 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो 2i कैप 0 हो गया, 0j कैप माइनस माइनस प्लस, तो इधर आ गया 2j कैप माइनस 3k कैप और ये माइनस माइनस प्लस, तो इधर आ जाएगा k कैप। तो R वेक्टर मिल गया। तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, R क्रॉस F। R है 2j कैप माइनस k कैप और क्रॉस विद फोर्स है 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा i कैप, j कैप, k कैप। R में 0, एक कंपोनेंट 0 हो गया, ये हो गया 2, इधर -1, इधर आ गया 4, 5 माइनस का 6। तो इसे सॉल्व करेंगे तो टॉर्क इक्वल टू आ जाएगा i कैप 2 और -6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 और माइनस माइनस प्लस 5 बन जा 5 माइनस j कैप। तो इधर आ गया 0, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस k कैप के लिए आ गया 0, -4 2 जा 8। तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 7i कैप माइनस का 4j कैप और माइनस का 8k कैप। माइनस का 7i कैप 4 माइनस का 4j कैप माइनस का 8k कैप। ऑप्शन नंबर डी। A solid sphere is rotating freely about its symmetric axis in a free space. Radius of sphere is increasing. Radius को हम increase कर रहे हैं. Keeping its mass same, which of the physical quantities would remain constant? तो क्या है, A क्या है, A है solid sphere. Solid sphere. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और इसे हम लिख सकते हैं हाफ सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसमें बोला जा रहा है मास कांस्टेंट है लेकिन रेडियस को बढ़ाया जा रहा है। अगर रेडियस को हम बढ़ाएंगे, इसमें रेडियस है, रेडियस को अगर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अरे यहाँ की ना, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू होता है 2/5 mr स्क्वायर। मास कांस्टेंट है, रेडियस चेंज कर रहे हैं तो आई भी चेंज होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू होता है b/r। अगर हम r चेंज करेंगे तो ओमेगा भी चेंज होगा। अरे यहाँ की ना, तो ये भी नहीं होगा। बच्चा एंगुलर मोमेंटम, तो यही होना चाहिए आंसर। देख लेते हैं, इसमें पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला जा रहा है कि जो कुछ टॉर्क लगाया जा रहा है। अगर टॉर्क नहीं लगाया जा रहा है इसका मतलब है कि टाउ नेट एक्सटर्नल 0 है। अरे यहाँ के ना, टॉर्क अगर 0 है तो टॉर्क इक्वल टू होता है dl/dt। dl/dt तो 0 हो गया,
तो यहाँ से डी एल क्या आ गया, डी एल इक्वल टू 0। इसका मतलब है एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लिख सकते हैं एल फाइनल इक्वल टू एल इनिशियल, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा कांस्टेंट। 3 ऑब्जेक्ट, ए सॉलिड स्फीयर, बी थिन सर्कुलर डिस्क, सी a circular ring, each have the same mass m and radius r. They all spin with same angular speed omega about their own symmetric axis. The amount of work required to bring them rest would satisfy the relation. जो अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे हम, तो वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो ये हो जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल। इसमें बोला जा रहा है कि इसे रेस्ट पर लाना है, देम टू रेस्ट पे लाना है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या आएगी, 0। तो वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन का मोड, तो के इनिशियल आ जाएगा। और के इनिशियल क्या होगा, के इनिशियल होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेट कर रहे हैं अपने एक्सिस के अबाउट, तो ओमेगा हमें कांस्टेंट दिया गया है। ओमेगा अगर कांस्टेंट दिया गया है, इसका मतलब है जो वर्क डन होगा, सॉरी वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप करने के लिए जो वर्क होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई। अब जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसका वर्क डन वर्क उसमें ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देख लेते हैं। सॉलिड स्फीयर मतलब ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr²। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दूसरा क्या है, सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। और तीसरा है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। तो अगर यहाँ पे देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी इज़ ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो होगा वही वर्क का रेशियो होगा जो वर्क करना पड़ेगा उसे स्टॉप करने के लिए। तो ये भी आंसर सेम आ जाएगा, सी ग्रेटर देन वी ग्रेटर देन ए। तो सी बी ए, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। A solid sphere is in rolling motion. In rolling motion, a body possesses translational kinetic energy kT as well as rotational kinetic energy kr simultaneously. The ratio of kT plus kr for the sphere is. क्वेश्चन में दे रखा कि एक सॉलिड स्फीयर है हमारे पास, वो रोटेट कर रहा है। अब रोटेट करेगा तो कुछ आगे भी बढ़ेगा, तो इसमें हमें निकालना है के ट्रांसलेशनल अपॉन के ट्रांसलेशनल प्लस के रोटेशनल, यही निकालना है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा हाफ एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर ट्रांसलेशनल के लिए। तो इसी को हम नीचे लिख लेते हैं, तो हाफ एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस के रोटेशनल आएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अरे यहाँ की ना, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 कट जाएगा, तो इधर आएगा m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर अपॉन m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस i। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², तो इधर आएगा 2/5 mr² इंटू, और ओमेगा इक्वल टू होता है एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई r। तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर अपॉन r²। तो r² से r² कट गया, तो और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर अपॉन, इसमें m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा 2/5। तो ये वाला पूरा टर्म कट गया, तो KT अपॉन KT प्लस KR क्या आ गया 1 प्लस 2/5।
इसे सॉल्व करेंगे तो आ गया 1/5 बन जा 5 और 2 7/5, तो इधर आ जाएगा 5/7 और इसे लिख सकते हैं 5:7। तो 5:7 ऑप्शन नंबर बी। 2 डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, इन rotating about their regular axis passing through the center and perpendicular to the plane of disk with angular velocity ω1 and ω2। ω1 और ω2 से घूम रही हैं। They are both in contact face to face coinciding the axis of rotation। The expression for the loss of energy during this process। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि डिस्क है और अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, और पहली वाली डिस्क की जो एंगुलर वेलोसिटी है ω1 है और दूसरे वाले का है ω2, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम है। इन्हें क्या किया गया, एक को उठा के इसके ऊपर रख दिया गया, तो कुछ इस तरह से आ जाएंगे और ये दोनों इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही हैं इस तरह से, जिसकी वेलोसिटी मान लेते हैं ओमेगा फाइनल। अगर हम देखें तो इसमें कोई नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, क्योंकि एक को उठा के एक के ऊपर रख दिया। अब ऊपर रख दिया तो फोर्स कैसे लगेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तो टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि टॉर्क लगने के लिए टेंजेंशियल फोर्स होना चाहिए। इसमें टेंजेंशियल फोर्स नहीं, इसमें एक्सियल फोर्स है और वो भी एक्सिस पे ही लगेगा। तो इसमें नेट टॉर्क क्या आ गया, टाउ नेट इक्वल टू आ जाएगा 0। अगर नेट टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। अरे हाँ कि ना, तो एल इक्वल टू क्या होता है आई इंटू ओमेगा, तो एल इनिशियल हो जाएगा आई इंटू ω1 प्लस आई इंटू ω2 इक्वल टू आई फाइनल हो जाएगा आई प्लस आई 2i, तो आई प्लस आई इंटू ओमेगा फाइनल। तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा फाइनल इक्वल टू ω1 प्लस ω2 डिवाइडेड बाई 2। ओमेगा इनिशियल हमारे पास है, ओमेगा फाइनल है, और हमें लॉस इन एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी लॉस क्या आ जाएगा, एनर्जी लॉस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, उसमें से कुछ लॉस हुआ और कुछ फाइनल बची होगी, तो लॉस हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो आई ω1 स्क्वायर, ये तो पहली डिस्क की काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरे की होगी हाफ आई इंटू ω2 का स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 2i और ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2i कॉमन मिल जाएगा हमें दोनों में, तो 1/2i इधर बचे ω1 स्क्वायर प्लस ω2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एनर्जी लॉस आएगा 1/2i ω1 स्क्वायर प्लस ω2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा फाइनल है ω1 प्लस ω2 डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2i, तो ω1 स्क्वायर प्लस ω2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ω1 स्क्वायर प्लस ω2 स्क्वायर प्लस 2 ω1 ω2, अरे हाँ कि ना, और नीचे आ जाएगा 4 ω2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2i, तो 2 जा 4, इधर आ जाएगा 2 ω1 स्क्वायर प्लस 2 ω2 स्क्वायर माइनस ω1 स्क्वायर माइनस
ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 और डिवाइडेड बाई पूरे में 2। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4 आई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 1/4 आई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। A rope is bound around a hollow cylinder of mass 3 kg, radius 40 cm. What is the angular acceleration of cylinder if rope is pulled with a force of 30 Newton? फोर्स देर का 30 न्यूटन। मान लेते हैं कि एक सिलेंडर का जो फ्रंट पोर्शन है, जैसे मान लेते हैं ये सिलेंडर है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो इधर हमने सामने दिखाया है। तो ये सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गई, और इसमें 30 न्यूटन इसके चारों तरफ रस्सी लपेट के 30 न्यूटन फोर्स लगाया गया इस पर। तो कुछ इस तरह से लगाया हुआ फोर्स इक्वल टू 30 न्यूटन। और हमें निकालना है क्या, अल्फ़ा। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फ़ा, और टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। अरे हाँ कि ना, तो अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा आर क्रॉस एफ अपॉन आई। तो आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.4 मल्टीप्लाई फोर्स कितना है 30 न्यूटन और साइन थीटा। तो साइन रेडियस और फोर्स के बीच में एंगल है 90, तो साइन 90 अपॉन आई। हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। आई क्या होता है mr स्क्वायर। तो मास हमें दे रखा है 3 और रेडियस दे रखा है 0.4। तो 0.4 इंटू 0.4, तो एक 0.4 से ये कट गया, 3 से इधर 10 आ गया, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर आ गया, और इधर आ जाएगा 100 अपॉन 4। इसे काटेंगे तो आ जाएगा 25 अल्फ़ा होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो 25 मीटर पर सेकेंड ये नहीं होगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा। Two rotating bodies A and B of mass m and 2m with moment of inertia IA IV have equal kinetic energy of rotation if LA and LV with the angular momentum respectively then। तो एंगुलर मोमेंटम में हमें वो निकालना है, क्या बोलते हैं, रिलेशन। और दे रखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ बी। अरे यहाँ के ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं हाफ आई ऑफ ए इंटू ओमेगा ऑफ ए का स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हो गई ए की, बी की काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ आई ऑफ बी इंटू ओमेगा स्क्वायर ऑफ बी। अरे यहाँ के ना, अगर इसमें आई ए का मल्टीप्लाई कर दें और आई ए का डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, हाफ आई ए ओमेगा ए का स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई कर दें आई ए और डिवाइड कर दें आई ए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से अगर इधर कर दें तो हाफ आई वी इंटू ओमेगा ऑफ वी का स्क्वायर इंटू आई वी अपॉन आई ए। तो इधर आ जाएगा 1/2 इंटू 1 अपॉन आई ए इंटू, अगर देखें आई ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, एल इक्वल टू होता है आई इंटू ओमेगा, तो ये एल ए बन जाएगा। तो एल ए का स्क्वायर इक्वल टू 1/2, ये आएगा 1 अपॉन बी, तो इंटू 1 अपॉन आई ऑफ बी
उसी तरह इधर आ जाएगा एल वी का स्क्वायर, तो हाफ से हाफ कट गया, तो इधर आ जाएगा एल ए अपॉन एल वी का होल स्क्वायर इक्वल टू आई ए अपॉन आई वी। और इसमें एक रिलेशन दे रखा है, आई बी इज ग्रेटर देन आई ए, आई बी इज ग्रेटर देन आई ए। तो यहाँ से आई ए अपॉन आई बी इसे उठा के इसके नीचे ले जाएंगे तो इधर आ जाएगा 1। तो आई ए अपॉन आई बी इज लेस देन 1, तो इसका मतलब ये लेस देन 1 हो गया। तो यहाँ से एल ए अपॉन एल बी का होल स्क्वायर इज लेस देन 1, और यहाँ से आ जाएगा एल ए अपॉन एल बी इज लेस देन 1, और यहाँ की ना, तो इस इधर आ जाएगा एल ए इज लेस देन एल बी। ऑप्शन नंबर एल ए इज लेस देन एल बी, एल ए इज लेस देन एल बी, ऑप्शन नंबर सी।